ये जो पेन है ना, ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है मिथाइल। तो पहले मैं ये कार्बोकैटायन से अटैच दो मिथाइल बना रहा हूँ, ये दोनों मिथाइल हैं। ऐसा कुछ हो जाए कि ये चार ग्रुप चार डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाए, तो बताओ इससे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा या कम हो जाएगा? अभी मैंने क्या समझाया आपको कि ये रोटेट हो गया, तो ये दोनों मिथाइल, पहले ये बताओ इन दोनों में से किस में ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो रहा है अक्रॉस नाइट्रोजन? इसमें हो रहा है ना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग। और खास बात क्या हो रही है कि यहाँ पे NO2 का माइनस में इफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर वो लोकलाइज है तो इसके माइनस का इफेक्ट लगेगा ना इसके ऊपर। मॉलिक्यूल बड़े बड़े होने लगते हैं ना, उनमें यही प्रॉब्लम होती है, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कोई इधर चला जाता है कोई उधर चला जाता है। अपने घरों में भी तो होता है ना, एक रूम में 8-10 लोग हैं, एडजस्टमेंट में थोड़ा रैंडमनेस हो जाती है। कैसे हो भाई? आ गए सब लोग? बैठो। क्या खबर लाए हो? एक ये लिखो जरा, SIR इफेक्ट। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहेबिटेंस ऑफ रेजोनेंस। लिखो SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहेबिटेंस ऑफ रेजोनेंस। वो क्वेश्चन कर लिए थे बेस वाले, उसके आंसर भी दे रखे हैं पीछे। पीछे आंसर की होगी ना? आंसर की नहीं है क्या? चलो आंसर मैं देता हूं ना, ठीक है। ये लिखो स्टेरिक इनहेबिटेंस ऑफ रेजोनेंस दो कार्बोकैटायन बनाओ और फिर इनका कंपैरिजन करते हैं। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, ये आंसर लिख लो पहले। अब आप ये बताओ कि ये SIR इफेक्ट का मतलब होता है स्टेरिक इनहेबिटेंस ऑफ रेजोनेंस। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है रेजोनेंस नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी रेजोनेंस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, उसको बोलते हैं SIR इफेक्ट। किसको बोलते हैं SIR इफेक्ट? रेजोनेंस नहीं हो रहा है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब एक चीज देखो कि ये जो sp2 कार्बन है ना, तो ये मिथाइल और इसके दो वैलेंसी, ये मिथाइल और ये ऑर्थो वाले मिथाइल और ये मिथाइल, ये सब रिपेल कर रहे हैं, है ना? तो इसके रिपल्सन को मिनिमाइज कैसे किया जाए बताओ? ये रिपल्सन को अपन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो रिपल्सन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो ये दो ग्रुप हैं ऐसे, है ना? जैसे ये दो फिंगर है, यहां पे भी दो फिंगर है, ये ऐसे रिपेल कर रहे हैं। तो अभी तो ये पैरेलल है ऐसे ना, ऐसे मान लो ये रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, और अगर मैं इसको घुमा दूं, एक बार दो पेन दिखाना, जैसे हम 4 पेन ले लेते हैं। ये जो पेन है ना, ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिथाइल। तो पहले मैं ये कार्बोकैटायन से अटैच दो मिथाइल बना रहा हूं, ये दोनों मिथाइल हैं। ये कौन से मिथाइल है? एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैं ऑर्थो वाले दोनों मिथाइल बना रहा हूं। तो बेसिकली यहां पे एक स्फेयर होगा, ऐसे वंडरवॉल रेडियो होगा ना, ऐसे बॉल लगी है, जैसे बॉल लगी है ऐसे, तो ये रिपेल कर रहे हैं, ये है। तो अभी रिपल्सन कौन सा हो रहा है? ये दोनों वाला और ये दोनों वाला। इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? ऐसा कुछ हो जाए कि ये चार ग्रुप चार डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाए, है ना? तो अगर ये जो CC बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये अगर रोटेट हो जाए ना ऐसे, तो बताओ इससे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगा या कम हो जाएगा?
इससे कम हो जाएगा ना इसमें। तो ये अपने स्टेरिक क्राउडिंग को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड से रोटेशन होगा ऐसे, तो ये ऐसे रहेगा, यानी ये दो मिथाइल और ये दो मिथाइल दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि ये रोटेशन होने से इस कैटायन का रेजोनेंस क्यों खत्म हो गया, वो प्लेनर नहीं रहेगा ना। और इसको बेटर ऐसे समझें अपन, अभी मैंने क्या समझाया आपको कि ये रोटेट हो गया, तो ये दोनों मिथाइल, एक मिथाइल बोर्ड के प्लेन के ऊपर आ गया, एक मिथाइल बोर्ड के प्लेन के नीचे चला गया, और ये दोनों इसी प्लेन में है ना। तो अब ये प्लेनर नहीं रहा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। और इसको बेटर समझना है तो ऐसे समझें अपन, कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, तो यहां एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा कैटायन में ना। ऐसी बेंजीन के 6 p ऑर्बिटल होंगे। बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी तो sp2 है सब, ये सभी sp2 हैं। तो अभी ये मिथाइल है, ये मिथाइल है ना, यहां पे भी एक मिथाइल होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पे मिथाइल होगा, ऐसे यहां इस ऑर्थो से अटैच एक मिथाइल होगा ऐसे, ये रिपेल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को रोटेट कर दिया। तो अब आप मुझे बताओ कि जब हम बॉन्ड को रोटेट करेंगे तो उस समय ये जो p ऑर्बिटल है ये भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके। अभी तो ये पैरेलल है, जब ये रोटेट हुआ तो इसके साथ साथ p ऑर्बिटल भी तो रोटेट हुआ ऐसे, यानी ये p और ये p परपेंडिकुलर हो गया। तो अब बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ, इसको जरा हम ऐसे समझते हैं। देखो, जैसे ये मार्कर है ना अपना, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये हमारा मार्कर p ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब ये रिपेल कर रहे हैं ना, मार्कर इज वेकेंट p ऑर्बिटल, तो जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे, तो p ऑर्बिटल भी साथ में रोटेट हो रहा है। तो ऐसे ऐसे 6 मार्कर और हैं, जैसे वो बेंजीन के 6p वाले, अभी तो पैरेलल है। जब ये स्टेरिक क्राउडिंग था, स्टेरिक क्राउडिंग से मिनिमाइज हुआ, तो ये बेंजीन के जो 6 p ऑर्बिटल थे और ये जो p ऑर्बिटल है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं SIR इफेक्ट। ठीक है, और ये SIR इफेक्ट होता कब है, जब उसके ऑर्थो ग्रुप से ये क्या करते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग करते हैं। तो अब मैं पूछूं कि इन दोनों में से किस में SIR इफेक्ट लगा, तो पहले में लगा या दूसरे में लगा, बताओ। पहले में लगा, दूसरे में नहीं लगा, क्योंकि यहां पे तो H होगा, स्मॉल साइज है H, तो ये आराम से रेजोनेंस करेगा। तो ये कैसा हो गया हमारा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये लिखो जरा, ये लिखो, स्टेबिलिटी कैटायन लिख लो पहले। सेकंड इज मोर स्टेबल, फिर फर्स्ट के नीचे क्या लिखना है आपको, फर्स्ट के नीचे लिखना है कि ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग bond rotation across carbon carbon takes place. Due to steric crowding, bond rotation across carbon carbon will takes place. Bond rotation across carbon carbon will takes place, and now the carbocation will not undergo resonance with phenyl ring. Now the carbocation will not undergo resonance with phenyl ring. Now the carbocation will not undergo resonance with phenyl ring. फिर लिखो आप, the restriction of resonance due to steric crowding. Restriction of resonance due to steric crowding is known as, क्या करेंगे बताओ, known as SIR effect. The restriction of resonance due to steric crowding is known as SIR effect. फिर नीचे ये बना लो, दिखाओ वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग दिखाओ, और दिखाओ कि ये बॉन्ड रोटेट हो गया। नोट कर लिया सबने?
आगे बढ़े। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको ये बताना है, ये है हमारे पास NN डाइमिथाइल एनिलीन, 2,6-NN डाइमिथाइल एनिलीन, और एक है हमारे पास NN डाइमिथाइल एनिलीन। बताओ इन दोनों में से एक ज्यादा बेसिक है दूसरे से, कौन ज्यादा अच्छा बेस है? इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक है, कैसे बताएं? हाँ, इसमें SIR इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, SIR इफेक्ट हो रहा है ना? तो अगर ये SIR इफेक्ट हो रहा है तो आप ये बताओ कि क्या ये लोन पे रेजोनेंस में जाएंगे या नहीं जाएंगे? बताओ, नहीं जाएंगे। तो ये लोकलाइज हुए या डीलोकलाइज हुए? लोकलाइज्ड। तो आप बताओ, लोकलाइज हो रहा है और दूसरे वाले में क्या हो रहा है? डीलोकलाइज। तो मोर बेसिक कौन हुआ? फर्स्ट वाला, लोकलाइज वाला। समझे आप? तो ये SIR इफेक्ट का एप्लीकेशन हो गया। तो फर्स्ट में SIR इफेक्ट हो रहा है, यानी रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू स्टरिंग हिंड्रेंस, SIR इफेक्ट। आगे बढ़े। थर्ड लिखो। एक है हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रो NN डाइमिथाइल एनिलीन, और एक है हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। मतलब एक में 2 मिथाइल लगे हैं और एक में H लगा है ना? इसमें जो पहला वाला है ना, वो मोर बेसिक है दूसरे वाले से। कितना मोर बेसिक है? 40,000 टाइम्स मोर बेसिक देन सेकंड। आपको बताना है कि why first is 40,000 टाइम मोर बेसिक देन सेकंड? बोलो। पहले ये बताओ, इन दोनों में से किस में ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो रहा है अक्रॉस नाइट्रोजन? इसमें हो रहा है ना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि यहां मिथाइल के साथ NO2 लग रहे हैं, ये क्राउडिंग हो रहा है ज्यादा। तो इसमें SIR इफेक्ट होगा, यानी पहले वाले में SIR इफेक्ट होगा। SIR इफेक्ट से इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होंगे या डीलोकलाइज? लोकलाइज होंगे, है ना? तो इसका मतलब हो गया। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो डीलोकलाइजेशन से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और खास बात क्या हो रही है कि यहां पे NO2 का -M इफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर वो लोकलाइज है तो इसके -I इफेक्ट लगेगा ना इसके ऊपर। और अगर ये डीलोकलाइज है तो ये रेजोनेंस करेगा NO2 के साथ, यहां भी -M लगेगा, यहां भी -M लगेगा। सिंपली डीलोकलाइज नहीं है, हाईली इफेक्टिवली डीलोकलाइज है ये, NO2 के साथ डीलोकलाइज हो गया वो, ठीक है। और एक और चीज क्या हो रही है, यहां पे बिल्कुल SIR नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ऑक्सीजन का माइनस और ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यहां पे। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उससे SIR इफेक्ट खत्म क्यों होता है? एक तो H की स्मॉल साइज है, वैसे ही SIR फेवर नहीं है। दूसरा क्या हो रहा है कि अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो बॉन्ड को रोटेट करने के लिए हमको हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे ना पहले, समझे आप? तो ये कोप्लेनरिटी गेन कर लेगा।
तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया कोप्लेनर हो गया। कोप्लेनर मतलब इफेक्टिव रेजोनेंस, और इफेक्टिव रेजोनेंस होने का मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी उसकी। NO2 इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक भी माइनस एम लग जाए ना तो बेसिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, और माइनस एम लग जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। बात समझे आप? तो यहां पे कितने माइनस एम लग रहे हैं, 3, तो काफी कम हो जाएगी, यानी दूसरे की बेसिक स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ गई, 40,000 गुना। समझे आप? तो पहले इसको बनाओ और लिखो कि पहला वाला 40,000 टाइम्स मोर बेसिक है। एक रीजन SIR इफेक्ट, कई बार डिफरेंस इसलिए बढ़ जाता है ना, हम अच्छे होते हैं और दूसरा वाला थोड़ा अच्छा नहीं होता है, तो भी डिफरेंस बढ़ जाता है। बढ़िया से बना के लिखाओ 40,000 टाइम मोर बेसिक, और दूसरे वाले में बढ़िया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाओ। जेम्स बॉन्ड का नाम सुना तुमने? हाइड्रोजन बॉन्ड से ही नाम आया उनका, जेम्स बॉन्ड। आजकल जेम्स बॉन्ड की मूवीज नहीं आ रही है यार, बंद हो गई क्या जेम्स बॉन्ड की मूवीज? आजकल तो टॉम क्रूज की आती है। तो वहां पहले के नीचे लिखो ड्यू टू SIR इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ड्यू टू SIR इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और दूसरे में क्या लिखोगे, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो SIR इफेक्ट। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो SIR इफेक्ट because of hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा, रोटेशन इज, बॉन्ड रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। पहले आपको तोड़ना पड़ेगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, देयरफॉर कोप्लेनर, और कोप्लेनर मीन्स इफेक्टिव रेजोनेंस। इफेक्टिव रेजो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, उससे उसका रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब इफेक्टिव रेजोनेंस, और इफेक्टिव रेजोनेंस मतलब लेस बेसिक। समझे आप? मॉलिक्यूल बड़े बड़े होने लगते हैं ना, उनमें यही प्रॉब्लम होती है, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। आपने घरों में भी तो होता है ना, एक रूम में 8-10 लोग हैं, एडजस्टमेंट में थोड़ा रैंडमनेस हो जाती है। सब अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं। आगे बढ़े, 4th एग्जाम्पल लिखो। सब फेमस एग्जाम्पल लेंगे आज। ये वॉरेन का एग्जाम्पल है, उसमें लिखा है कि एक ट्राइफिनाइल है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है ना, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। और पिछली क्लास में जब मेरे को डाउट भी पूछा था कुछ लोगों ने 2-4, तो आज वो तुम्हारे एसिड बेस के डीपी के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। इन दोनों में से एक ज्यादा एसिडिक है, बताओ वो कौन सा है? पहले देखो डिफरेंस क्या है, हमेशा कंपैरिजन मतलब डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं, इसमें 3 फिनाइल रहेंगे, उसमें भी तो 3 फिनाइल है। डिफरेंस क्या है? बॉन्ड का। हाँ, वेरी गुड। इसमें देखो ये फिनाइल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, और यहां पे सिग्मा बॉन्ड नहीं है, यहां पे तो क्या है, H है। अच्छा बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमको क्या करना होगा, क्या निकालना होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए? बताओ,
H प्लस निकालेंगे। वैसे इन दोनों में से किसमें ज्यादा कोप्लेनरिटी है? कोप्लेनर मतलब sp2 एक ही प्लेन में रहे ना, किसमें ज्यादा कोप्लेनरिटी है? सेकंड वाले में ना। भाई अपने पास ऐसे है ना, जैसे ये दो रिंग है, ये दो रिंग, ये मान लो थंब इज हाइड्रोजन, तो ये रिपेल कर सकते हैं, रिंग थोड़ा डिस्टॉर्ट हो सकता है ऐसे ना। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐसे लॉक कर दूं तो अब क्या होगा? प्लेनर रहेंगे ना ऐसे, ठीक है। और आगे एक हाथ और है, उसको भी ऐसे लॉक कर दिया तो पूरी कोप्लेनरिटी रहेगी ऐसे, ठीक है ना। तो किस दिन मॉडल बनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है इसका। तो अब आप मुझे बताओ कि जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, H प्लस आयन निकालेंगे, तो पीछे क्या बचेगा? कार्बन आयन, क्योंकि हमें एसिड निकालना है तो हमने H प्लस निकाल लिया। ऐसे ही हमने इसका H प्लस आयन निकाल लिया, यहां पे क्या बना? कार्बन आयन। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से इफेक्टिव रेजोनेंस किसमें होगा? इसमें होगा। इसमें क्यों होगा? क्योंकि वो कोप्लेनर है। अब ये जो है ना, ये इसमें ये रिपेल करेंगे, यहां पे तो HS लगा दिया, ये रिपेल करने लग जाएंगे। अपन रिलेटिव डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पे H का रिपल्सन है और यहां पे सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर ये रिपल्सन कर रहा है तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन प्रोपाइलर शेप। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपाइलर शेप। वो एग्जॉस्ट फैन होता है ना अपना, तो जैसे ही HS रिपेल करते हैं ना, ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं ऐसे, तो स्लाइडली ट्विस्ट होगा, मतलब वो क्या करेगा? स्लाइडली प्लेन चेंज कर लेगा ऐसे। तो ये रेजोनेंस मोर इफेक्टिव होगा कि लेस इफेक्टिव हो जाएगा? लेस इफेक्टिव हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, रेजोनेंस होगा लेकिन कम होगा। तो कई बार ऐसे दिखाएंगे आपको, ऐसे डार्क दिखा देंगे कि मतलब पार्सली प्लेन में, ऐसे पूरा प्लेन में नहीं है ना, ऐसे डार्क दिखा देंगे, यानी लेस इफेक्टिव रेजोनेंस होगा। इसमें हम कहेंगे कोप्लेनरिटी है, मोर इफेक्टिव रेजोनेंस है, यानी नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? मोर स्टेबल। इसका मतलब ये क्या हुआ? मोर एसिडिक। समझे आप? पहले वाले एग्जांपल में सिग्मा बॉन्ड से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट किया था, इसने तो पूरा सिग्मा बॉन्ड ही बना दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड से किया था रोटेशन रेस्ट्रिक्ट थर्ड एग्जांपल में, फोर्थ में तो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ये और भी एग्जांपल लिए उसने और एग्जांपल कैसे लिए? अगर मान लो मैं यहां पे ये दोनों बॉन्ड हटा दूं, है ना, HS लगा दूं, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों के बीच में आ जाएगी, है ना। या उल्टा समझें, ये H को हटा के मैंने एक सिग्मा बॉन्ड लगाया तो थोड़ी कोप्लेनरिटी और आई, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। 2 सिग्मा लगाया और आई, 3 सिग्मा लगाया और आई, ऐसे। समझे आप? तो इसको बना के लिखो। कोप्लेनर मतलब क्या? एक प्लेन में। एक प्लेन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए उसकी? sp2, या sp में भी होता है कई बार मेनली, लेकिन sp2 में होती है। आगे बढ़े, थोड़ा लिख लेना आप नीचे कि बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड रिंग्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब इफेक्टिव रेजोनेंस, इफेक्टिव रेजोनेंस मतलब स्टेबल कार्बन आयन, और स्टेबल कार्बन आयन मतलब कॉन्जुगेट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ गए भाई? आगे बढ़े, बढ़िया से बना लिया। कल रशिया ने एक चीज डिक्लेयर की है, रशिया ने बोला कि हमने टीका बना लिया है, वैक्सीन बना लिया है कैंसर का। पढ़ा तुम लोगों ने न्यूज में?
बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई थी। उन्होंने कहा हमने कैंसर का टीका बना लिया है। फिर उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया कि अभी हम रशियन लोगों पे लगाएंगे प्रायोरिटी में, 2025 में फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया में लगाएंगे। फिर जिसने उनका जो हेड था जो पूरा वैक्सीन डेवलपमेंट का, उसका आज इंटरव्यू आया था, उसने बताया था कि उसकी कॉस्टिंग जो होगी अभी 2.5 लाख रुपए होगी, क्योंकि ना वो 1 घंटा लगेगा उसको बनाने में। वो कैंसर कई टाइप के होते हैं ना, कि मान लो उसको ये पर्टिकुलर कैंसर है तो उसके अकॉर्डिंग उसका वो वैक्सीन बनेगा, और जब उसको लगेगा तो फिर बॉडी के अंदर जो अपना इम्यून सिस्टम है, अपना इम्यून सिस्टम में कैंसर में दिक्कत क्या होती है, उसको पता नहीं चलता ना कि कैंसर है या नॉन कैंसर, वो दोनों को मारना स्टार्ट कर देता है अंदर ही अंदर। तो वो टीका लगते ही उसको पता चल जाएगा इम्यून सिस्टम को, यार इसको मारना है, इसको छोड़ना है। तो फिर वो अपनी एंटीबॉडी, जैसे अपने होता है ना हल्दी का दूध पी लिया तो अपनी एंटीबॉडीज़ काम करने लगती है, तो वो एंटीबॉडीज़ वो काम करने लगेगी तो कैंसर को ख़त्म करने लगेगी। तो जैसा उन्होंने कहा है वैसा अगर सही है, वैसे सही होगा तो बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा अपनी लाइफस्टाइल में। तुम देखा होगा ना कितना पेनफुल और कितना मतलब एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई। हार्ट अटैक में क्या होता है, कंट्रोल में नहीं है अपन, है ना। हार्ट अटैक तो कभी हार्ट रुक गया, 2-4 मिनट का गेम में ख़त्म हो गया, है ना। कैंसर में तो क्या लंबा गेम चलता है कि कैंसर हो गया, स्टेज आ गई, फिर उसका ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, कितना लंबा काम है यार। आदमी है ना पहले तो नाम से डर जाता है, जैसे होता है ना कोबरा देख के डरता है ना, कोबरा आ गया, अब काटे ना काटे डरता था ना आदमी। तो फिर उसका ट्रीटमेंट और फिर वो आना, ट्रैवल करना, जाना। भाई ट्रीटमेंट ऐसा थोड़ी हर शहरों में थोड़ी मिलता है। आपको बड़े शहर में जाना है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, वहाँ महीनों हॉस्पिटल्स में रहना है। तो मतलब कितना भयंकर होता है यार। तो मेरी बुआ को हुआ था, अभी मैंने एक वीडियो डाला था, याद है तुम्हें। मेरी रियल बुआ है, मेरी 3 बुआएं और मेरे 3 चाचा हैं, मतलब 7 भाई बहन है पिताजी। तो मेरी रियल बुआ को जो हुआ ना, तो उनको ब्रेस्ट का हुआ था। तो हमारे जोधपुर में एम्स है, एक तो एम्स बहुत अच्छा है इंडिया में। तो वो ब्रेस्ट से उनको कैंसर, मतलब सर्जरी से उनका वो कैंसर निकाल दिया, लेकिन कीमोथेरेपी जो थी ना वो उन्होंने करवाई नहीं। उसका ट्रीटमेंट मैंने डाला था। तो अभी हमारे गांव में एक गेट टुगेदर हुआ था ऐसे ही, तो वो बुआ जी मिले थे मेरे को। तो मैंने बोला बुआ जी मेरा आप बिना कैंसर फ्री कैसे हो गए। तब उन्होंने मुझे सब बताया, वो सब नेचुरल चीज़ें, मतलब ग्रीन जूस बनाना, पत्तों के जूस बनाना। वो ग्रीन जूस जो मैं भी ग्रीन जूस पीता हूँ जब एक्टिविटी होती है ना, मतलब हम लोग पीते हैं इतना सा जिसमें हालत ख़राब हो जाती है, और हम डालते हैं 7-8 चीज़ें डालते हैं। उन्होंने जो चीज़ें बताई ना मेरे को 12-13, वो पीने में बहुत ताकत चाहिए। जब हम पीते हैं ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो ग्रीन जूस पीना, फिर आपको लाइफस्टाइल वैसी रखनी है पूरी, फिर आपको चीनी नहीं खानी है, गेहूँ नहीं खाना है ना। उन्होंने बताया बाजरा खाते थे, गुड़ खाते थे, पूरी उन्होंने मतलब लाइफस्टाइल वैसी बना ली। अब वो बोलते हैं कि अब जैसे फंक्शन में उस दिन हलवा रखा हुआ था, तो मैंने कहा, मतलब बुआ साहब बोलते हैं हमारे, मैं बुआ साहब आप हलवा तो जीम लो। तो बोले कि मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। अब अच्छा क्यों नहीं लगता कि अब कोई भी चीनी की चीज़ मैं खाती हूँ ना, तो मेरे को लगता है यार ये क्या है यार, इतनी सारी शक्कर, जिंदगी भर चीनी की चीज़ खाई उन्होंने, ठीक है ना। अब वो क्योंकि वो 6-7 महीने ट्रीटमेंट इस तरह से बॉडी को बना लिया ना, तो वो कि 1 पीस से ज़्यादा वो मिठाई नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनको 1 पीस में इतनी सारी चीनी लगती है। समझ लो, अपन रेगुलर बेस में खाते हैं ना कि भाई कोल्ड ड्रिंक चिपका ली, है ना, तो रेगुलर बेस में खा रहे हैं। आपने पता है, आपने तो रोज की बॉडी 10-20 चम्मच से जाते ही हैं, तो अपनी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है कुछ, उसको पता है भाई शक्कर आएगी बहुत सारी। तो उन्होंने इतना बढ़िया काम कर दिया, समझ गए। हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। अपन टेंशन लेते हैं IIT वाईटी का, दुनिया में बहुत बड़े बड़े टेंशन है। IIT का तो कोई टेंशन ही नहीं है, मार्क्स का लेते हैं, हाथ की बात है, पढ़ेंगे आ जाएगा, है ना। IIT में जाना है, हाथ की बात है। कुछ चीज़ें हाथ के बाहर होती है, तो वो भगवान ना करे हमारे साथ हो, समझ गए, ठीक है। तुम तो मेहनती हो, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, और सबसे खास बात वाइब्रेंट में पढ़ते हो, रेपुटेशन है एक, है ना। किसी दुकानदार में जाके दुकानदार को बोलोगे मैं वाइब्रेंट का स्टूडेंट हूँ, तो तुमसे बात ही नहीं करेगा वो। उसको पता है इससे बात नहीं करनी, वो बिजी आदमी है, सिंसियर बंदा है, ठीक है। वो चिप्स की थैली के 50 रुपये मांगेगा, उसको पता है 50 रुपये भी देगा ही है, क्योंकि उसको टाइम की इंपॉर्टेंस देखनी है। जैसे तुम कहोगे मैं नॉन वाइब्रेंट हूँ, वो तुमसे बात करेगा और बताओ कौन सा चिप्स खाएगा, कैसे खाएगा, कितने समय खाता है तू, और मूवी कौन सी चल रही है, आज शाम को कौन से कॉन्सर्ट में चलना है, पूरी डिटेल में बातें होगी उससे, कि उसको पता है फ्री है, आधा घंटा बातचीत करने आया है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये दुकानदार बताते हैं मेरे को। तो टाइम को बचाना है, 10-20 रुपये के चक्कर नहीं पड़ना है, 10 रुपये में चक्कर बहस कर रहे हैं। ऑटो वाले से बहस में लग गए कि यार 20 की बात हुई 25 ले रहे हो यार, गलत है। उसको 25 तो बढ़ जाओ यार, सोचो यार उसको दे दिए 5 रुपये एक्स्ट्रा। ऐसे जीवन में आगे बढ़ते रहना है। दिमाग कहाँ लगाना है, 25 करोड़ लेना है 20 करोड़ लेने, वहाँ सोचना है कि यार 25 ज़्यादा है, तो वहाँ थोड़ा रुक के फाइट करो तो समझ में आती है, समझ गए तुम।
अब नेक्स्ट लिखो, देखो इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिड बेस। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिड एंड बेस। एक है हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल। इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है? सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या देखेंगे? H+ निकालेंगे ना। H+ निकाल के यहां पे जो नेगेटिव बनेगा वो रेजोनेंस करके यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, 3 जगह आएगा ना रेजोनेंस करके। ऐसे ही इसमें H+ जब निकलेगा तो नेगेटिव यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा और NO2 पे भी जाएगा। यानी इसका -M लगा कि नहीं लगा? लगा -M। ऐसे इसका H+ निकलने के बाद नेगेटिव NO2 पे जाएगा, इसका भी -M लगा। NO2 का -M लगना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना एसिड बेस में, तो इसका मतलब वो दोनों में लग रहा है -M। तो अब आपको बताना है कि वाई सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। फर्स्ट वाला लेस एसिडिक क्यों है? आंसर बोर्ड पे लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई समझ में आया आपको? हाँ, ये जो H है ना, ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में सैंडविच बन रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटर हो रही है, ये इंट्रा हो रही है ना। तो बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इट बिकम लेस एसिडिक। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेस एसिडिक क्यों हो गया? क्योंकि जब बेस आएगा तो पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना। एक तो सीधा H एब्स्ट्रैक्ट करना है, एक पहले एक बॉन्ड ब्रेक करना है, फिर H लेना है। तो एब्स्ट्रैक्शन इजी होगा ना, एकदम लेस एनर्जी चाहिए उसके अंदर। तो अगर कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एसिडिक H चला गया, इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, अब आप इसी में बताओ, यानी पैरा इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 2 NO2 लगा दूं तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ इन तीनों में इसकी कहां होगी? बताओ, ऑर्थो और पैरा पे 2 NO2 लगाए तो बताओ ये कहां होगा? ये सबसे आगे होगा। पहले उसके -M लगने चाहिए। इसमें कितने -M लगेंगे बताओ? 2 -M लग गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वीक फैक्टर है, पहले -M लगेंगे उसके। तो -M 2 लग गया, मतलब ये मोर एसिडिक हो गया। और अगर मैं 1 NO2 और लगा दूं तो ये और ज्यादा एसिडिक। ये तो इतना एसिडिक हो गया कि इसका नाम ही एसिड रख दिया, पिक्रिक एसिड। पीके इसका कितना होता है? उस गाने में था ना, पीके वाले गाने में पिक्रिक एसिड नहीं था क्या? 0.5 होता है इसका पीके, यानी हाईली एसिडिक। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसमें इतने ज्यादा 3 NO2 लगने का ये इफेक्ट हुआ कि इसका पीके 0.5 हो गया, यानी एसिटिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है ये। तो जितने ज्यादा NO2 लगते जाएंगे ना, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट कब आएगा? जब सेम नंबर ऑफ NO2 हो और दोनों में -M लग रहे हो। समझे आप? ठीक है, अगर मैं इसका कंपैरिजन मेटा से कर दूं, मेटा नाइट्रोफिनॉल, बताओ ये कहां आएगा? ये लास्ट आएगा, क्योंकि सबसे पहले -M देखना है। तो -M कहां लगता है? ऑर्थो पैरा से लगेगा। जब H+ निकला, नेगेटिव बना, तो यहां है ना ऑर्थो पैरा। इसका तो -M नहीं लगा उस नेगेटिव पे, तो इसका -M लग रहा है, इसका -M लग रहा है, यहाँ -M भी -M लग रहा है। तो ये ज्यादा एसिडिक होंगे -M वाला, और जो मेटा पे है वो उस नेगेटिव पे ऐसे समझो कि -I लग रहा है, तो ये लेस एसिडिक हो गया। और जब दोनों -M लग रहे हो तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल आ जाएगा। बात समझे तुम? तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको लिखो। पहले लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ऐसा कोई एसिड बता सकते हो जिसका नाम एसिड है लेकिन उसमें एसिड ग्रुप ही नहीं है? जिसका नाम में एसिड है लेकिन उसमें एसिड ग्रुप ही नहीं है, CO2H नहीं है? पिक्रिक एसिड है ना, नाम एसिड है लेकिन उसमें एसिड नहीं। उसको उपाधि दे दी एसिड की कि भाई तू बहुत बढ़िया एसिड हो गया है, तो ले तेरा नाम रखते हैं एसिड। जैसे मिलती है ना डॉक्टरेट की उपाधि, ऐसे
आर्मी ऑफिसर भी देते हैं, कई बार कैप्टन बना देते हैं। सचिन तेंदुलकर कैप्टन है ना जैसे। एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको नीचे आप अलग से लिखेंगे अभी। लिखा सबने? एसिटिक स्ट्रेंथ का पूरा ऑर्डर लिखा, और इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को जरा ऐसे हाईलाइट करके बनाना। आजकल वो दिखाई नहीं दी गौरी, तबीयत सही है उसकी? क्या वो आई नहीं? वो तुम्हारे हॉस्टल में रहती है? कौन फ्रेंड है उसका? सुबह ठीक थी? पता करके मेरे को बताना आज कि तबीयत तो सही है उसकी। बाकी सब तो ठीक है, तबीयत सही होनी चाहिए। आगे बढ़े, वहां नीचे लिखो, अब स्टेटमेंट लिखो, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये पॉइंट टू रिमेंबर है, इसको पॉइंट टू रिमेंबर कर दो। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बिकॉज ऑफ, क्या रीजन रहेगा? बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। Because of intramolecular hydrogen bonding in orthonitrophenol. ये 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और एक है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसिलिक एसिड, और एक है ओनली बेंजोइक एसिड, है ना? इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। इस पे जेईई एडवांस में 2 बार क्वेश्चन आया है, इसलिए इसमें को वेरी इंपॉर्टेंट लगा है इसको। इसमें पहला वाला दूसरे से ज्यादा एसिडिक, दूसरा वाला तीसरे से ज्यादा एसिडिक। एक बार तो क्वेश्चन आया था एसिडिक स्ट्रेंथ, और एक बार आया था व्हाट इज द रीजन। देखो इसमें खास बात क्या है, पहले ही बताओ, मोर एसिडिक कौन होता है? फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, एसिड ज्यादा एसिडिक होता है? एसिड। तो अपन कौन सा एच निकालेंगे? एसिड का एच निकालेंगे। तो ये एसिड का एच जो है वो इसके साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ना? ये एसिड का एच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो अगर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? इसकी कम होनी चाहिए, है ना? लेकिन एक फैक्टर और है, क्योंकि एसिड बेस इक्विलिब्रियम पे होता है ना, अगर मैं इसका H+ आयन निकाल दूं तो पीछे क्या बनेगा बताओ? CO2 माइनस, उसके बनेंगे 2 इक्विवेलेंट RS, अगर मैं H+ आयन निकालूंगा तो ये आयन बनेगा, और ये आयन बनेगा तो ये H जो है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ना?
ऐसे अगर मैं इसका H प्लस आयन निकाल दूं तो पहले तो हम मोर एसिडिक H निकालेंगे, यानी हम क्या निकालेंगे, CO2 माइनस वाला। तो ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर हमने ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ली होती तो ये लेस एसिडिक होता बिफोर रिमूविंग H प्लस आयन, और अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड लेते हैं आफ्टर रिमूविंग H प्लस आयन तो ये ज्यादा स्टेबल। अगर हम ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या है, ये मोर एसिडिक है। तो आपको बताना है कि बाद वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों ले रहे हैं हम, पहले वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं ले रहे। ध्यान से देखो और देखो क्या डिफरेंस है। बोलो, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग न्यूट्रल बना रहा है ना, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज बना रहा है। एक तो CO2 माइनस बना रहा है, एक CO2H बना रहा है। तो नेगेटिव की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी या न्यूट्रल की स्ट्रांग होगी, नेगेटिव, क्यों, नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ऐसा कभी भी केस हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिफोर रिमूविंग H प्लस आयन एंड आफ्टर रिमूविंग H प्लस आयन, देन वी विल कंसीडर द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस आयन। या in simple language we can say that the negative charge formed more effective hydrogen bonding than neutral one. कंडीशन क्या है, सेम साइज रिंग होनी चाहिए। ये कितने साइज की रिंग, कितने साइज बन रही है, रिंग साइज 6 मेंबर है ना, ये ऑक्सीजन कार्बन 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 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 6 मेंबर रिंग बन रही है। नीचे देखो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो 6 मेंबर बन रही है। तो अगर सेम साइज रिंग बन रही है तो आफ्टरवर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कंसिडर करेंगे, या सिंपल लैंग्वेज में नेगेटिव की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करनी है अगर सेम साइज रिंग हो तब। बात समझे आप, ठीक है। तो अब बताओ कि H निकलने के बाद इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें H निकलने के बाद 1 हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, और इसमें H निकलने के बाद कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ज्यादा एसिडिक हुआ, देन सेकंड, देन थर्ड। समझे आप, इसको आप याद कर लो अच्छे से, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखो। पहले आंसर लिखो इसका।
सॉरी, जितना ज़्यादा प्लस साइन लगेगा उतना ज़्यादा बेसिक ना। तो 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, है ना। तो अगर सिंपल एक गैस फेज हो ना तो हम ये कहेंगे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, मोर प्लस आई मोर बेसिक। लेकिन अगर हम वाटर में कंपेयर करेंगे तो वाटर में प्रॉब्लम क्या है कि जब हम H प्लस आयन ऐड करेंगे, बेस मतलब ये H प्लस से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा बताओ, RNH3 प्लस। अब ये वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये करेगा ना, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए इसने, 3। और अगर मैं 3 डिग्री एमीन को प्रोटोनेट करूंगा तो ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब बताओ ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 1 बनाएगा। अगर मैं इंडक्टिव देखूं तो इंडक्टिव 3 डिग्री में ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखूं तो 1 डिग्री में ज्यादा है। अच्छा, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं 1 डिग्री 2 डिग्री को, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो कौन डोमिनेट करेगा, प्राइमरी। इंडक्टिव से कौन डोमिनेट करेगा, 2 डिग्री। तो अब होगा क्या, इन वाटर में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये कब होता है, जब R क्या होना चाहिए हमारा, मिथाइल, फॉर मिथाइल एमीन। और अगर इथाइल एमीन है तो 231 हो जाएगा, 213 एंड 231, ये होता है इथाइल। ये समझ में आ रहा है। ET और ME मैंने क्या लिखा कि अगर R की जगह मिथाइल लगोगे तो ऑर्डर आएगा 213, इथाइल रखोगे तो आएगा 231, यानी 213 और 231 याद रखना है। हो क्या रहा है कि जब 2 डिग्री 1 डिग्री को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो यह इन दोनों में इंडक्टिव डोमिनेट कर रहा है। 1 डिग्री 3 डिग्री को कर रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रहा है, तो कभी इंडक्टिव कर रहा है कभी हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। तो ये 2 फेमस बेसिक स्ट्रेंथ है जो एनसीईआरटी में भी दी है, तो ये हमको याद रखना है विद रीजन। या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ इन वाटर, जैसे मेंस वगैरह पूछते रहते हैं, और या फिर आपको रीजन पूछेगा तो ऐसा एबनॉर्मल रीजन क्यों हो रहा है, मतलब बिहेवियर क्यों हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे आप। तो आपको याद क्या रखना है, कौन से 2 नंबर याद रखने, 213 231। 213 किसका है, मिथाइल, पहले जो आएगा उसके। 231 इथाइल। बाकियों को याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोपाइल का और इथाइल का सेम होता है, ब्यूटाइल का, वो तो बदलते रहते हैं। हमें बस 2 को याद रखना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। R equal to methyl, then basic strength is 2 degree greater than 1 degree greater than 3 degree. If R equal to ethyl, then basic strength is 2 degree greater than 3 degree greater than 1 degree. समझ गए। लिख लिया सबने। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको
फिर कभी बताऊंगा। एक होता है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड is stronger than benzoic. Except OH. OMA में भी होता है, OH का ध्यान रखो बस। और ऐसे एक और स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन is weaker base than aniline. इससे में भी एक्सेप्ट OH एंड OMe। मतलब ये इफेक्ट ये बोलता है कि अगर मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछूं इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक। देखो इसको आप ऐसे समझ लो, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका पीके है 3.91 के आसपास। भाई ये फेमस इसलिए हो गया कि उम्मीद से उल्टा हो रहा है। हमने प्लस आई लगाया ना, तो प्लस आई से बताओ इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जानी चाहिए थी, जबकि बढ़ गई है ना, इसलिए इफेक्ट फेमस हो गया। ठीक है, अब रीजन क्या है? इसका रीजन तो यही है कि सेम अभी हमारा एसिड और ये फिनाइल रिंग जो है ये कोप्लेनर है। ये हमारा है बेंजोइक एसिड, ये कोप्लेनर है। किसके साथ कोप्लेनर है? पूरा रिंग के साथ कोप्लेनर है ना। तो जैसे ही मिथाइल लगाएंगे ये पार्सली रोटेट होगा, एसिड ग्रुप रोटेट होगा। एसिड तो ऐसे हुआ ना COOH, तो पूरा एसिड ग्रुप रोटेट हुआ। तो अब आप मुझे बताओ अगर एसिड ग्रुप रोटेट हुआ तो अभी ये जो फिनाइल जो है, ये फिनाइल कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? ये एसिड की तरफ रेजोनेंस होगा, ये प्लस एम लगा रहा है। तो इसका प्लस एम बढ़ गया कि बताओ प्लस एम कम हो गया इसका। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो इन दोनों का रेजोनेंस खत्म हो गया। इन दोनों का रेजोनेंस खत्म होने का मतलब प्लस एम भी तो खत्म हो रहा है, और प्लस एम खत्म होने का मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ रहा है? वो कम हो रही है। माइनस एम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना उसकी। तो जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था ना और नेगेटिव को अनस्टेबल कर रहा था, वो खत्म हो गया उसका, क्योंकि जैसे ही ये परपेंडिकुलर हुआ इन दोनों का रेजोनेंस खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। समझे आप? तो आप बस दो एग्जांपल ध्यान रखो, एक तो ये एसिड वाला और दूसरा एग्जांपल बेस में होता है। बेस में ये होता है कि अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो, इट इज वीकर बेस देन एनिलीन। एनिलीन से भी कैसा बेस होगा? वो वीकर होगा। इसका रीजन थोड़ा अलग है, मतलब ये दो आप एग्जांपल याद रखो, या इन शॉर्ट ये दो स्टेटमेंट ध्यान रखो। तो पिछली क्लास में वो दो चार डाउट पूछे थे ना, मेरे को किसी ने पूछे थे 2-4 डाउट, ये सेम ऑर्थो इफेक्ट के डाउट थे। तो हमारा GOC खत्म हो गया। इसकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है तुमको, थोड़ी तुमको DP लगानी है। फिर अभी बीच में छुट्टियां होगी, तब पहले DP लगाओ, शीट लगाओ। शीट मिली नहीं अभी? चलो DP लगानी है, फिर शीट लगानी है, सब हो जाए तो फिर बुक लगानी है। बुक का लेवल 1 लगाना है पहले। सब होने के बाद ठीक है। तो अब तुम्हें डिस्कशन के लिए कल आने की जरूरत नहीं है। कल क्या डे है? सैटरडे हो गया क्या? अच्छा, तो मंडे को सिर्फ DPP डिस्कशन का जो भी डाउट है पूछ लेना। अब ज़्यादातर रहेंगे नहीं, 2-5 डाउट रहेंगे तुम्हारे, है ना।
तो वो मंडे को पूछ लेना, फिर अपना जीओसी खत्म। फिर अपने को डिटेल में आइसोमेरिज्म करना है, वो अपने जनवरी में करेंगे, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। तुमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो करवा रखा है ना मैंने, और शुरू में कराया था स्ट्रक्चर, तो बहुत पहले कराया था। किसका नहीं हुआ है? तो किन लोगों का नहीं हुआ है? शुरू में कराया तो था ना यार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऐसा मैंने कराया नहीं था, ऐसा मैंने वीडियो लिंक दिया था ऐसा। तो ठीक है, 12 में आओगे तब आइसोमेरिज्म अच्छे से करेंगे। जैसे जीओसी अच्छे से किया ना, इसमें टाइम मैंने इसलिए लिया कि तुमको समझ में आना अच्छे से जरूरी है, मुझे तो आ ही रखा है, ठीक है ना। तो तुमको धीरे धीरे एक एक चीज़ बताई, तब मेरे हिसाब से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एक साथ 4-5 चीज़ बताऊंगा तो फिर वो कोटा फैक्ट्री टाइप बदनामी कर दोगे तुम यार, ठीक है। कोटा फैक्ट्री वाले बोले थे ना केमिस्ट्री में ऐसा होता है वैसा, अरे कुछ नहीं होता है यार, उनको तो सीरीज बनानी थी, कुछ भी बोल दिया। आजकल जैसे कोटा पे ना रोज़ नए वीडियो आ रहे हैं, रोज़, अभी कोटा का थोड़ा सा डाउन हो गया ना थोड़ा सा, तो रोज़ नए वीडियो आ रहे हैं कि वो कोटा में एक वो 12 रोड है ना, 12 रोड देखी कभी? मतलब ये है अपना विज्ञान नगर वगैरह, ये मेन एरिया कोटा का है ना। फिर एक कुन्हाड़ी में बच्चे रहते हैं कोचिंग वाले बहुत सारे, कुन्हाड़ी है 12 रोड पे, हाईवे निकलता है ना उधर 12 रोड, बूंदी रोड पे। तो ये कोटा मेन सिटी है जहाँ अपन है ना। एक है कुन्हाड़ी, यहाँ से 7-8 किलोमीटर, वो चंबल रिवर फ्रंट के आगे, वो अभी नया बना है, 4-5 साल हुए। और एक है यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर एकदम शहर के बाहर कोरल पार्क, वो 12 रोड पे है। मतलब वो शहर खत्म हो जाता है, वो अपने शहर के बाहर नहीं होता ढाणी, वैसे है। और वहाँ पे जैसे बच्चे कोटा में कम हुए इस बार, है ना, तो ऐसा 2-3 बार हो चुका है। तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा कम हुए क्योंकि वो आउटस्कर्ट है ना, तो वहाँ बच्चे ज़्यादा कम हुए। तो अब वो यूट्यूबर वगैरह इंस्टाग्राम वाले रोज़ आ जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो खाली हॉस्टल के वीडियो बनाते हैं ऐसे। और फिर वहाँ हॉस्टल वाले तो घूम ही रहे होते हैं, बच्चों को हॉस्टल में लाने के लिए करते रहते हैं ना भाई। तो किसी एक को पकड़ लेते हैं, देखते हैं नाराज़ कौन है कि ये नाराज़ है, उसको पकड़ लेते हैं कि आपका हॉस्टल का व्यवसाय कैसा चल रहा है। वो कहता है कहाँ चल रहा है, चल ही नहीं रहा है, 20 बच्चे रह गए, 40 थे, 50% डाउन हो गया, तो उसका वीडियो बनाया। फिर दूसरा आता है, उसका हॉस्टल अच्छा चल रहा होता है कि मेरे तो 100 हॉस्टल के बच्चे हैं, 100 ही बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं नहीं ये नहीं डालेंगे, इसको साइड में करो, ठीक है। फिर किसी दुकानदार के पास पहुँच जाते हैं कि भाई, वो दुकानदार बोलने लगता है कि पिछले साल मेरी सेल जो थी पर डे 10,000 थी, इस बार 2,000 रहेगी, 80% डाउन होगी, उसका वीडियो ले लेते हैं। फिर एक दुकान जो एकदम कोचिंग के पास है, वो तो वैसे ही अच्छी चल रही होती है, उसका वीडियो लेके भाई आपका कि नहीं मेरा कोई डाउनफॉल नहीं हुआ, मेरा तो ठीक बढ़िया बढ़ गया, इसका वीडियो नहीं डालेंगे। फिर वो जो 3 वीडियो सेलेक्ट किए, उस पर बना के हेडलाइन दी, कोटा में फैला सन्नाटा। वो नहीं बताएंगे कि सन्नाटा कहाँ फैला है, उधर फैला है, इधर फैला। नो डाउट बच्चे कम है, कोटा का इकोनॉमी फर्क पड़ा सब, लेकिन इतना भी नहीं पड़ा जितना वो रोज वीडियो में आ रहा है। ऐसा 2006-7 में भी हुआ था, जब कपिल सिब्बल आया था ना, एक बार कपिल सिब्बल मिनिस्टर था, तो उसने एक रूल लाया था 80% वाला। कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर था, वो कोटा के अगेंस्ट में था, पता नहीं कुछ पर्सनल था उसका, ठीक है ना। तो वो हमेशा स्टेटमेंट देता रहता था, वो कहता था मैं ये कर दूंगा, वो कोचिंग के अगेंस्ट था और कोटा के स्पेशली अगेंस्ट था, वट एवर बी द रीजन। तो उसने एक रूल लाया था कि 80% 12th में आने जरूरी है। तो उस साल डाउनफॉल आया था कोटा में, क्योंकि वो बोर्ड का एकदम से, उसके पहले क्या होता था कि 12th पास होना चाहिए, आपको आईआईटी में और बोर्ड का कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर वो 1-2 बार डाउन आया, तो उस समय वीडियो बन नहीं पाए, क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी इतनी, इंटरनेट स्पीड नहीं थी। तो आजकल 10 में से 9 लोग तो मतलब पता नहीं क्यों बना रहे हैं यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है यार। उल्टा उनको ऐसे बनाना चाहिए ना यार कि भाई खाली है, सस्ते में रूम मिलते हैं, किसी को सस्ते रूम लेना तो दूर जाके रह ले, थोड़ा पॉजिटिव भी तो दिखाना चाहिए, ठीक है। वो पॉजिटिव दिखाएंगे तो देखेंगे नहीं। तो ऐसे ही एक प्रिंट मीडिया वाला ने मेरे को बताया था कि हम 2 ही टाइप की न्यूज़ प्रिंट करते हैं। मैं कौन सी? एक पॉलिटिक्स, एक क्राइम। तो मैंने कहा शहर में बहुत लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको क्यों नहीं दिखाते, कि उनको लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। लोगों को देखना है क्राइम, लोगों को देखना है पॉलिटिक्स। फिर मैंने सोचा यार बात तो सही कह रहा है, मैं भी यही करता हूँ, ठीक है ना भाई। वेब सीरीज वगैरह देखता हूँ, ये देखता हूँ स्पाई वाली कौन सी है, वॉर कौन सी है, जिसमें कुछ अच्छा हो रहा होता है वो थोड़ी देखते हैं। बात समझे आप, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि जितना है नहीं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है। चलो तो फिर मिलते हैं मंडे को, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये सब रिवर्स हो जाएगा, अब ये AR1 आ जाएंगे ना, 2-3 कुछ बच्चों की रैंक आ जाएगी, तो फिर ये सारी चीज़ें एकदम रिवर्स, वही यूट्यूबर दूसरा वीडियो बनाएंगे, फिर नया वीडियो आएगा। देखो ऐसा है कि पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, चाहे कहीं भी हो। ये तो मेरा है ना, वर्ड नोट कर लेना, जैसे रिजल्ट आता है ना,
फिर वो चीज़ें वापस होने लगती है। फिर वो बच्चे बाहर जाते हैं घरों में तो बताते हैं 2 साल पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे। तो अपने को इन सब न्यूज़ में नहीं पढ़ना है, अपने को तो एक ही बार जेई देनी है, अपने को तो जी जान से पढ़ना है। समझ गए भाई? ठीक है, चलो मंडे को लास्ट क्लास होगी डिस्कशन की।